मंच आसीन हमारे आदरणीय गोलोक बिहारी राय जी भट्ट साहब, डीन साहब, हमारे राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्य एवं विधायक जी, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में मेरे समक्ष बैठे सभागार में सारे विद्वद्जन, छात्र छात्राएं, आप सबको मैं मिथिला की धरती से प्रणाम करता हूं। एक होता है परिचय देना, एक होता है सीवी देना, एक होता है कि इतना प्रेशर बना देना कि अगला सोचे कि यदि अब भूल चूक हो गई तो फिर तो अगले कहेंगे तो ऐसे छुट्टा ही कहा। आपने इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और वक्तव्य रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शीर्षक जो है उससे पहले कुछ मौलिक बातें कर लेते हैं। पिछले दिनों महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ। उस गोष्ठी के दौरान कुछ रिसर्च स्कॉलर्स इत्यादि से चर्चा चली। उस चर्चा में उन्होंने एक बात को चिन्हित किया कि इजराइल के प्रति ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित एक विषय है, परंतु हमारे लिए उपयोगी है। इजराइल के प्रति यूरोपीय देशों में जो सद्भावना थी वो कुछ कम हो गई है और वे अभी के क्रम को देखते हुए और उसके युद्ध में संबंधित नीति को देखते हुए इसके लिए नहीं है, पहले से ही कुछ कम हो रही दिख रही है। अब उसके पीछे वो खोज करने लगे, शोध करने लगे कि इजरायली नीतियों के कारण उसकी छवि पर एक असर पड़ा है। मन में एक बात आई कि उनकी अवधारणा यह है कि कभी भी ऐसा कोई विचार या ऐसे विचार का कोई कण यूरोप में पहले नहीं था, एक वहां पर आ गया। क्या ऐसा होता है? ऐसा कदापि नहीं होता। हर प्रकार के विचार का कण समाज में होता ही है। किस विचार को पोषित किया जाता है, किस प्रकार की भावना को पोषित किया जाता है, वही प्रस्तुत होती है और वही प्रकट होकर हमारी सृष्टि की रचना करती है, हमारी नीतियों की रचना करती है, हमारी रणनीतियों की रचना करती है और हमारी सामरिक चुनौतियों को भी परिभाषित करती है। किस प्रकार का वैचारिक कण आपके समाज में पोषित किया जा रहा है और उसको पोषित करने के लिए आप और मैं ही हैं। तो समाज में जो लोग होंगे, जिस प्रकार के लोग होंगे, जिस भाव के लोग होंगे, उसी प्रकार के विचार को पोषित करा जाएगा। यूरोप में बड़ी तेजी से प्रायोजित रूप से, हो सकता है कुछ आपदाओं के कारण, हो सकता है कहीं पर किसी जंग युद्ध के कारण, रेफ्यूजीज के आने के कारण, किसी न किसी प्रकार से प्रायोजित रूप से, निश्चित रूप से धर्मांतरण की एक रेखा खींची गई। ये यदि हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि जैसे जैसे वो धर्मांतरण की रेखा लंबी होती गई, वैसे वैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर उसके सदस्य राष्ट्रों का भाव इजराइल के प्रति बदलता है। आप बिहार प्रांत में सीमा के एक अभिन्न अंग हैं। लोग कहते हैं कि भारत और नेपाल की एकता है। भारत और नेपाल की एकता बिहार से होकर जनार्दन, यदि बीच में बिहार की कड़ी ना हो और बिहार में संस्कृति का प्रवाह ना हो, तो उधर की संस्कृति के प्रवाह को साथ में जोड़ने के लिए कौन सा सेतु है? ठीक है भैया, एक बार रिंग कर दीजिए। बिहार की जो भूमिका है वो अपने प्रांत के और अपने लोगों के लिए ही नहीं, राष्ट्र हित में
राजनीतिक, भू राजनीतिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत ही अहम भूमिका है। सीमांचल क्षेत्र या हो या उत्तरी बिहार हो, चाहे बिहार का कोई भी क्षेत्र हो, पूर्वांचली क्षेत्र हो, चाहे यूपी का या उत्तराखंड का आगे भी कोई ऐसा क्षेत्र हो, जो भी सीमा का कोई क्षेत्र है, वहां की संस्कृति और उसके सीमा पार देश के साथ जो संस्कृति का प्रवाह है, उनके बीच में तालमेल बनता है। उसके माध्यम से बाकी देश के साथ एक आत्मीयता का भाव पैदा होता है। कन्याकुमारी से कोई जाकर नेपाल में कोई पीपल टू पीपल डायलॉग और कांटेक्ट नहीं कर रहा उतनी तीव्रता से, जितनी तीव्रता से बिहार का सज्जन व्यक्ति कोई जाकर वहां पर कर रहा है। रोटी बेटी का रिश्ता उसका तमिलनाडु से नहीं है, बिहार से है। क्योंकि बिहार अपने आप को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ता है, भारतीयता के साथ जोड़ता है, इसीलिए वह भी अपने को साथ में जोड़ता है। दिल्ली के साथ वो अपना रोटी बेटी का रिश्ता देखकर भारत को नहीं चिन्हित करता, भारत की पहचान वो बिहार के माध्यम से करता है। तो बिहार को अपनी संस्कृति की जो सुरक्षा करनी है, अपने लोक परंपराओं की सुरक्षा करनी है, उसी के माध्यम से आपकी भू राजनीतिक स्थिति और सामरिक चुनौतियां जो उभर रही हैं भू राजनीति की वैश्विक परिवेश में, उस परिदृश्य की दृष्टि से देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो नीति आपकी इसी नीयत से निकलेगी, रणनीति भी आपकी इसी जागरूकता से निकलेगी। सामरिक चुनौती अब क्या है? क्यों ऐसा है कि जब भी आप सकारात्मक विषय पर किसी बिंदु पर चर्चा इस देश में शुरू करना चाहें, चाहे वो महिलाओं के अधिकारों की बात हो, चाहे उसमें शादी ब्याह की कोई बात हो, सिविल राइट्स की कोई बात हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो स्टेट पॉलिसी आपके पास है संविधान में, परंतु आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स का ही हवाला दिया जाता है, रिलीजियस फ्रीडम। ये मैं क्यों कह रहा हूं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आपको बताती है कि आपको एक समानता सिविल अधिकारों में, नियम कानून सिविल अधिकारों में लाने की इच्छा सत्ता की होनी चाहिए। जब तक सत्ता है तब तक वह प्रयासरत रहे कि एक समान नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स को सारे नागरिकों को मिले। दूसरी बात, दोनों तीनों बातों को करके मैं बताऊंगा इनकी कड़ी क्या है, क्यों कहा जा रहा है। आप लोग वैसे तो सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पहले ही भांप लेंगे। दूसरी बात, हम सब अपने पाठ्यक्रम में इतिहास पढ़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान और शोधार्थी और शोधकर्ता इस प्रकार की किताबें और उसके ऊपर टिप्पणियां, टीके सब लिखते हैं। पिछले दिनों एक और ऐसी चर्चा चली, किसी ने कहा कि मुझे एनओसी नहीं मिल रही मेरी पुस्तक के लिए। तो स्वाभाविक प्रश्न है कि पुस्तक का शीर्षक क्या है, उसका संदर्भ क्या है। प्रश्न उसमें यह खड़ा हुआ कि मैं वेदों के अंदर जो डिग्निटी भारतीय परंपरा में है, मैं उस पर लिखना चाहता हूं। मैं तो बहुत सुंदर बात है, कैसे समाज में सम्मान की प्रतिष्ठा हुई, कैसे उसको स्थापित किया गया, वे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, कैसे इतने बड़े घराने की महिला के साथ कैसा करा गया। देखिए, ऐसे दोनों तरफ बात करनी पड़ेगी, एक तरफ नहीं कर सकते। इस प्रकार से बड़ा तार्किक उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया। एक बात कही और कुछ दूसरी बात कहते कहते रह गया। आज हम जैसे पूरा भी लेना होगा ना। युद्ध के दौरान घटी घटनाएं, युद्ध के दौरान घटी घटनाएं पूरे समाज का प्रतिबिंब नहीं होता। यदि युद्ध में किसी के यहाँ पर कोई किसी प्रकार का अपहरण हो जाए या किसी महिला के पास कोई व्यक्ति जाकर किसी प्रकार की उसको बेआबरू करने वाली ऐसी कोई हरकत कर दे, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो युद्ध का क्राइम था या वॉर क्राइम था? ये माना जाए कि वे पूरे समाज में यही प्रचलित था। सुन रहे हैं? युद्ध में बच्चों और महिलाओं के साथ जो कोई दुर्व्यवहार होता है, क्या वो ये मान लिया जाए कि वो वॉर क्राइम है, या ये मान लिया जाए कि वह समाज का एक दर्पण है कि भी देखो समाज में महिलाओं के साथ ये होता था, इसके साथ हो सकता तो सभी के साथ होता होगा। ये षड्यंत्र वे
जान के नहीं रच रहे हैं, कुछ हैं जो रच रहे हैं, ये उससे ग्रस्त है। इस प्रकार के बुद्धिजीवी इस षड्यंत्र से ग्रस्त है, वो इसके शिकार हो चुके हैं। उन्हें लगता है अपनी संतुलित बात, उनके लिए संतुलन मतलब अच्छी भी बुरी भी। संतुलित मतलब ये नहीं कि समाज का विकास किस प्रकार से हो, उसको एक तार्किक दृष्टिकोण से कैसे उसकी एक विवेचना करी जाए, फिर उसके किसी समाधान पर, कंक्लूजन पर पहुंचा जाए, नहीं। वॉर क्राइम को नॉर्मलाइज कर देना, क्योंकि पूरा समाज ही ये था, युद्ध के दौरान घटी घटना या दुर्घटना नहीं थी, ये तो एक अंतर तो मुझे समझ नहीं आया। इससे आपकी संस्कृति और आपकी सनातनी परंपरा और यहाँ पर महिलाओं को क्या स्थान मिला है, जातियों को क्या स्थान मिला है, आम नागरिक, सामान्य नागरिकों को क्या स्थान मिला है, उसके ऊपर प्रहार होता है। आपकी अस्मिता, आपकी चेतना पर प्रहार होता है। आप निम्न हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि शायद हमें कोई कमी करने कोई खोज रही है। तुष्टीकरण की राजनीति इसमें पनपने लगती है, समाज को खंडित करने वाले विचार इसमें पनपने लगते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग द बेड फॉर फ्रैक्चर्स इन सोसाइटी। फिर इसका लाभ लेने आते हैं प्रायोजित धर्मांतरण करने वाले लोग। 4 ऐसे विद्वानों की किताबें सामने रखकर बताया जाएगा कि भी आपका समाज तो प्राचीन काल से ऐसा ही, आज भी ऐसा ही, छोड़ो इसको। जिस हीन भावना से, क्रोध की भावना से वह धर्म परिवर्तन करेगा, धर्म परिवर्तन के लिए ये नहीं कि इसको कर नहीं सकता, इसको करना कर सकता है स्वतंत्र भाव से। ऐसे तो संविधान भी कहता है, आजकल जो ये एंटी कन्वर्जन लॉज बन रहे हैं, कई राज्यों में बन चुके, धर्मांतरण के विरोध में जो कानून बने, वे भी प्रावधान देते हैं कि यदि अपनी स्वेच्छा से बन रहा है तो उसका प्रमाण दे दे तो कोई बात नहीं, परंतु अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, किसी प्रायोजित रूप से किसी दबाव में कर रहा है, तो उसकी परिभाषा भी उसमें है। तो जब आप उसको निरंतर यह बताएंगे तो उसके मन में क्रोध और हीन भावना पैदा होगी, और फिर उस रूप में वो जब धर्मांतरण करेगा तो वो आपके समाज से, इस राष्ट्र से, उस सारी भाव से कटेगा। ऐसा क्यों है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ही ऐसा ज्यादा हो रहा है? क्या बाकी देश में किसी का मन नहीं कर रहा धर्मांतरण करने का? मैं कोई बहुत शोध पत्र पढ़कर ये बात नहीं बता रहा हूं, ये सामान्य ज्ञान है, ये ऐसी बातें हैं जो हम सब आपस में चर्चा करते हैं, और थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगते हैं बिंदु। क्यों केवल सीमा स्थित जिलों में ही यह ऐसा हो रहा है, इससे अगले बिंदु पर आ जाते हैं। कुछ नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्यों की सूची में, मैं संविधान के नागरिक कर्तव्यों वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य जो चर्चा में ले सके सरल भाषा में, नागरिक कर्तव्य यह है कि वे हमारे मकान में, या एक परिवार के सदस्य का कर्तव्य यह है कि हमारे मकान में पिताजी सो रहे हैं, रात्रि के 10 बज रहे हैं, कोई ऐसा अनावश्यक या इस प्रकार का व्यक्ति ना घर में घुसाए जिसको हम पहचान कर रहे हैं। नागरिक का भी यही कर्तव्य है। प्रजातंत्र में नागरिक प्रधान है, परंतु इंजन तो यहां की संस्थाएं हैं। संस्थाओं के माध्यम से यह प्रजातंत्र चलता है। तो जब नागरिक अपने कर्तव्य को नहीं निभाते और घुसपैठ को होने देते हैं, फिर जब इंस्टीट्यूशंस या सत्ता प्रणाली उस पर कार्रवाई करती है, तो उसके बाद प्रश्न खड़े करे जाते हैं कि देखो ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, ये संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को वोटर सूची से काटा जा रहा है जिनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। हो सकता है कि किसी से कोई भूल चूक हुई हो, पर पहली भूल तो समाज से हुई ना, हम लोगों से ही हुई। 10 दिन में वह उसका पूरा इतिहास कैसे खोज लेगा जब 10 साल तक हम ही मौन रहे? वो प्रयास कर रहा है किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको वोटिंग का अधिकार प्राप्त है, आपकी सीधा सत्ता के ऊपर उसका प्रभाव है। तो हम कहां थे जब वो व्यक्ति आया? तो 3 मुद्दे अभी तक चर्चा में लिए गए।
आशा है सब मेरे संग सुन रहे हैं इसको। पहला, माहौल जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की विचार को घोषित किया जाए। दूसरा, जिस प्रकार से धर्मांतरण या आपके संस्कृति के स्थान परिवर्तन होगा, स्थानांतरण होगा, उस प्रकार के भाव से ही वह इलाका आगे बढ़ेगा। तीसरा, जो कर्तव्य आपका था अब आपने नहीं किया तो वो कोई और करेगा, तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह भी खड़े करे जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह बात है कि यदि इस पार कुछ परिवर्तन संस्कृति का हो रहा है तो नेपाल की उस पार सीमा में भी हो रहा है। पहले तो नहीं सुनने में आता था कि किसी बड़े राजनेता ने, जब तक वो घोर वामपंथी धारा से या किसी इस तरह की मिलिटेंट धारा से ना रहा हो, कि भी उसने नेपाल में रहते रहते भारत के लिए कुछ ऐसा कहा जो आपत्तिजनक हो, और होता भी था तो फिर उसके लिए फिर समाधान होता था। समाधान क्या होता था? चर्चा हो जाती थी, डायलॉग डिस्कोर्स हो जाता था। उसके लिए समाज अपने आप उसको सुधार लेता था। समाज अपने वर्चस्व को दिखाता था कि भाई तुम सत्ताधारी सब कुछ नहीं, हम सब कुछ। ये कैसे परिदृश्य बदला? क्योंकि सीमा पर उधर भी इसी प्रकार से संस्कृति का स्थानांतरण होने लगा, लोगों का प्रभाव बदलने लगा। तो जो यूरोपियन यूनियन में इजराइल के प्रति सद्भावना की गिरावट आई, तो ये आपके नेबरहुड में, आपके क्षेत्र में भी होने लगे, इससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दुनिया की सत्ता का जो ढांचा है, वैश्विक सत्ता का जो ढांचा है, वो बदल रहा है। हमारा क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं है। नई सरकार आई है, एमजीसीयू में भी आग्रह किया, यहां भी कर देता हूं, भारी मात्रा में पीपल टू पीपल डायलॉग की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां नेपाल को लेकर यहां पर लोगों को करनी चाहिए। आपके पास संसाधन है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी है, आराम से आ सकते हैं, आराम से आपके साथ यहां पर गोष्ठी में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको अग्रेसिव स्टांस पर इसको पीपल टू पीपल डायलॉग को नेपाल के साथ करना पड़ेगा, और किसी संगठन की ठेकेदारी से नहीं, सामाजिक ठेकेदारी से। कहने को अभी विषय शेष है, परंतु मैं आयोजकों से पूछना चाहूंगा, मेरे पास समय कितना बचा है? कितना समय बीत गया? मंचासीन आदरणीयों से भी अनुमति दी जाए। अरे मालिक लोगों से तो पूछ रहे हैं, थोड़ी देर चल जाएगा। और आपके पास विषय अभी एक रखा है, इसके ऊपर कुछ चिंतन करिएगा। यदि हम सोचें कि हमारा एक भाग ऐसे बंगाल से प्रभावित होता है, वहां से घुसपैठ होती है, तो हम क्या करें? उधर सत्ता बदलेगी तो फिर कुछ करा जाएगा। ऐसे तो नहीं चलेगा। वो यदि आपको प्रभावित करता है तो आप भी उसको प्रभावित कर सकते हैं। आप भी यहां से उसको प्रभावित कर सकते हैं। क्यों ऐसा है कि सारे यहां पर खनिज हैं, शिक्षा दीक्षा की भी कोई कमी नहीं, संस्कारों की भी कोई कमी नहीं, ऐतिहासिक गौरव की भी कोई कमी नहीं। अभी पीछे एक कार्यक्रम में किसी ने कहा कि हम बिहार स्टूडेंट्स फेडरेशन बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं। किसी ने उनको टोक दिया कि आप केवल बिहार का नाम लेकर क्यों बनाते हैं, क्षेत्रवाद बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनके अंदर राष्ट्रभाव पूरा भरा हुआ है, और उन्होंने बस ठीक है किसी नाते उन्होंने कह दिया होगा कि भाई यहाँ पर जो बिहार से आए हैं छात्र, उनके साथ मिलकर हम करेंगे दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय की घटना। तो एकाएक मन में आई, मैंने को उनको बोल दीजिए ये मगध स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो यहाँ बांग्लादेश समेत से लेकर अफगानिस्तान तक था, वो अखंड भारत वही था, तो ये मगध स्टूडेंट्स फेडरेशन है, आप बिहार को मगध पढ़िए। तो भाव उनका वही था, तो उन्होंने भी कहा कि भाव हमारा यही है।
जब इस प्रकार के संस्कार के लोग हैं, फिर भी यहां पर चुनौतियां हैं। इसमें आप अकेले इसके जिम्मेदार नहीं हैं, मेरा मानना है। जब आपको हर दिशा से इस प्रकार का सहयोग ना मिले, आपके संसाधनों पर जोर और दबाव बनाने वाली ही नीतियों का पालन आपके साथ में रहे राज्य करें, इस प्रकार के आपके ऊपर दबाव बने कि आपके संसाधन आपके नहीं, जो बाहर से आए, बंगाल उसको पोषित नहीं करेगा, बिहार देखे वही जाने, जब वोट डलवाना होगा तो बस में बैठा के बुला देंगे। तो आप क्यों नहीं इसके ऊपर कोई मुहिम, कोई ऐसा आंदोलन चला सकते? आपके साथ का जो राष्ट्रवादी, आपके साथ का जो नागरिक है, वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसके साथ कोई मतभेद ही नहीं है, ना उससे कोई मनभेद है। परंतु जो व्यक्ति यहाँ आया, भले ही गरीबी के कारण आया, भले ही किसी लाचारी के कारण आया, तो उसको उसी भाव से देखकर आप उसको उसका सही स्थान, सही रूप, सही स्थान से, मार्ग से दिखाते हुए उसको पहुंचा सकते हैं कहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्रूर हो जाना है, परंतु जहां पर अपनी बात हटकर कहनी है और हट के साथ कहनी है, तो वहां पर तो दृढ़ निश्चय से नहीं चलेगा काम। हर व्यक्ति के प्रति क्रूर दृष्टि करने का तो हमारा स्वभाव भी नहीं है। परंतु जब आपको सदा ये कहा जाए कि ये चिंतकों का एक देश है, यह केवल विचारकों का एक देश है, कहीं ना कहीं ऐसी भ्रांति मन में आने लगती है कि कभी भाला उठा के ही नहीं देखते, पता ही नहीं है कि शस्त्र क्या होते हैं। ये कहते ना, भय बिन प्रीत ना होए, क्रूरता से मुक्त रहे, स्वभाव हमारा सरल रहे, उस दिशा में भी चलते हुए हम बहुत सारी चीजों को अंजाम दे सकते हैं। परंतु एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने बात कही थी, कह रहे पानी उबलता 100 डिग्री पर है, परंतु उसको 99 डिग्री पर रखा जाए, तो आपके अंदर का उबाल 100 डिग्री पर आएगा, परंतु 99 डिग्री पर रखा जाए, और दूसरे को पता हो कि अभी 99 पर है, अभी तो कोई भाप नहीं दिख रही, अभी तो कोई उबाल नहीं दिख रहा, सीमा लांगी थोड़ी सी भी, तो 100 डिग्री होने में समय नहीं लगे। ये मूल मंत्र बांध लीजिए, मेरा इतना ही निवेदन है। यही नीति है, इसी नियत से लंबी रणनीति यही है कि आपके पास अब समय कम है, बहुत समय बीत गया, बेचारे कण पोषित किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, अब कई पीढ़ियां बीत चुकी, अब कई पीढ़ियां लगेंगी इसको ठीक करने में, और किसी सत्ता के आधार पर नहीं आप कर पाएंगे इसको। सामरिक चुनौतियां भी यही हैं, राष्ट्र की अखंडता आपकी अब दाव पे। आपका राष्ट्र केवल ये भू राजनीतिक खंड नहीं है जिसको इंडिया कहते हैं, आपकी राष्ट्र की एक सांस्कृतिक अखंडता है जिसको आप भारत कहते हैं। भारत के बहुत खंड हो चुके और ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका धन्यवाद।